प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको बीए प्रथम वर्ष का सेमेस्टर जो फर्स्ट है उसको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, समाजशास्त्र का पिता अगस्त काम्टे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगस्त काम्टे को। और इन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और इससे पहले किसी ने इस चीज़ का प्रयोग समाजशास्त्र शब्द का नहीं किया था। ठीक है, आइए बच्चों समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, समाजशास्त्र मतलब ये अंग्रेजी शब्द का जो सोशियोलॉजी बना है, हिंदी उसका क्या रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वह शास्त्र या विज्ञान जिसमें समाज का अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये होगा कि समाज शास्त्र में समाज शास्त्र के बारे में जाना जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है कि लोगों का बर्ताव कैसा है, इस समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, और उन सब की भली भांति जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है कि कैसे हमें आगे समाज में रहना है। ठीक है बच्चों, आइए आपको हम समाजशास्त्र की परिभाषा बताते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा बच्चों। देखिए, गिंडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, गिंडिंग के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। लोगों का मानना क्या है, जो समाजशास्त्र है ये वैज्ञानिक अध्ययन के तरीके से चलता है। ठीक, वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जो वैज्ञानिक तौर तरीका है उसमें समाजशास्त्र क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर हम दुर्खीम के हिसाब से समझें, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है समाजशास्त्र की, तो बच्चों देखते हैं, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। मतलब सामूहिक प्रतिनिधियों मतलब उसमें सभी लोग मिलकर एक साथ अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जो आपस के लोग होते हैं उन्हें क्या प्रतिनिधियां बोलते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। कॉपी को थोड़ा हम आगे से रोल करते हैं बच्चों ऊपर की तरफ। आइए देखते हैं समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी, इसको टिक कर लेना बच्चों ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं समाजशास्त्र की उपयोगिता है क्या। हमें देखते हैं, समाजशास्त्र की उपयोगिता निम्नलिखित है। समाज की समस्याओं के निराकरण में सहायक है। समाज की समस्याओं में, समाज की समस्याएं मतलब बहुत सारी समस्याएं हर एक समाज में होती हैं, जिससे कि हमें इसके क्या है निदान करना, निराकरण मतलब निदान करना है। उससे निकलने में ये हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। दूसरा पॉइंट इसका है, धार्मिक विवादों एवं अंधविश्वासों को दूर करने में सहायक है। धार्मिक विवाद जैसे हिंदू मुस्लिम इन सब का जो विवाद होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वो क्या है, इन सब चीज़ों से सीखते हैं कुछ ना कुछ, कि हमें गलत का साथ नहीं देना, हमेशा हमें सत्य की तरफ बढ़ना है। और जो ये अंधविश्वास है, जो कहावतें हैं पुरानी, जो रूढ़वादी विशेषताएं हैं पहले की, इन सब से हमको क्या है बचना है। ये सब समाजशास्त्र में भी इसमें सिखाता है बच्चों। तीसरा है, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संगठन में सहायक है। व्यक्तिगत मतलब ये व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, इंग्लिश शब्द है होता है इसका प्राइवेट, मतलब ये पर्सनली क्या होता है, पारिवारिक संगठन में सहायक है। ये अपने परिवार को क्या करता है, मजबूती देता है समाजशास्त्र। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट है, समाजशास्त्र व्यवसायों के चयन में सहायक है बच्चों। क्या है, व्यवसाय के चयन में सहायक है। जैसे कि कोई रोजगार हो गया, क्या हो गया, समाज के सभी लोग मिलकर क्या व्यवसाय को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे हमने नई नई बच्चों दुकान खोल ली, कोई शॉप ओपन किया है, तो उसमें क्या हमारे समाज के लोग तो हमारे पास सामान खरीदने के लिए आएंगे बच्चों, कि कोई लंदन से आएगा। हमारे समाज के लोग तो हमसे खरीदेंगे, तभी तो हमारा समाज क्या होगा, व्यापार की दर से बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, और परिवार के लोगों को भी रोजगार मिलता है और भी लोग उनसे जुड़ते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं जो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको छोड़ देते हैं। इम्पोर्टेंट देखते हैं बच्चों, ये भी छोड़ दीजिए आप। ये वाला समझते हैं, ये बहुत जरूरी, परीक्षा की दृष्टि से बच्चों बहुत जरूरी है, ये हर साल पूछा जाता है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है बच्चों, तो आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे बच्चों आपको, बहुत ही आसान तरीके से।
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। मतलब ये दोनों क्या हैं, बहुत तगड़े मित्र हैं। इन दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता, बहुत गहराई का रिश्ता है। इन दोनों के अध्ययन का मूलाधार मानव ही है। मतलब जो मनोविज्ञान है और समाजशास्त्र, इन दोनों का जो अध्ययन है, मूल आधार, इन दोनों को मिलाकर ही इस जीवन का आधार होता है समाजशास्त्र का या या कह सकते हैं आप, इन दोनों के बिना क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बच्चों ये। ठीक है, जैसे हीर बिना रांझा, समझ गए बच्चों। इनमें केवल अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर है। दृष्टिकोण मतलब बच्चों क्या होता है नहीं समझते आप लोग, मतलब देखने का नज़रिया केवल अलग होता है। लोग कहते हैं भाई हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों पढ़ तो समाज में ही रहे हैं हम दोनों। तो हमें समझना होगा ना बच्चों कि बस क्या है, एक नज़रिए का फ़र्क होता है बच्चों, समझ गए। आइए देखते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक विचारों और अनुभवों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में क्या है, मानसिक विचारों को पढ़ा जाता है और लोगों उनके अनुभव का पता लगा लेते हैं। जैसे कहीं पर क्या है, कई तरह की बातें उठती हैं, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ क्या करने वाला, कैसा है, इसका बर्ताव कैसा है। ठीक है ना बच्चों, इससे इसका पता लगाया जाता है। और समाजशास्त्र क्या है, समूहों से संबंधित है। समूह मतलब ग्रुप, जहाँ समाज में सभी लोग क्या एक साथ मिलकर रहते हैं बच्चों। ठीक है, कॉपी को रोल करते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको जरूर कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगा बच्चों, हर बार आता है। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी जरूरी बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है बच्चों। देखिए, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। सेम बच्चों प्रोसेस, सेम प्रोसेस एकदम वही लगेगा बच्चों, फट दे वही उतार देना। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़ा ही घनिष्ठ मतलब बहुत ही तगड़ा संबंध है। आइए देखते हैं कैसे तगड़ा है बच्चों, अभी समझाते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र है। आर्थिक क्रियाएं जिसका सामाजिक क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध, लोग जो क्रियाकलाप करते हैं, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ज़्यादातर व्यापार, कृषि ये संबंधित आ जाते हैं, लेकिन लोग करते कौन है, समाज के ही लोग तो करते हैं। इसलिए इन दोनों का क्या बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, ठीक उसी प्रकार ये समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का रिश्ता होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसको आगे समझना। इसकी घनिष्ठता पर प्रकाश डालते हुए थॉमस ने लिखा है, थॉमस जी ध्यान देना, इसको टिक कर लेना। थॉमस ने लिखा है, वास्तव में अर्थशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है। विस्तृत विज्ञान, इसकी शाखा क्या बहुत ही बड़ी है, जो आज से नहीं बहुत पुराने समय से शाखा चली आ रही। इसी शाखा की बदौलत आज हम लोग क्या हैं समाज में और भी निर्माण कर रहे हैं नए नए उद्योगों का। प्यारे बच्चों ठीक है, आइए ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट बच्चों, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। इन तीनों क्वेश्चन में से बच्चों एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बच्चों, कभी कभी ये आपको 7 नंबर में दे दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। समाजशास्त्र को राजनीति से मनुष्यों की सामूहिक राजनीतिक जागरूकता का परिणाम प्राप्त होता है। समझते हैं, देखो समाजशास्त्र और राजनीति मतलब समाजशास्त्र समाज के लोग जो होते हैं, राजनीति शास्त्र में जो लोग राजनीति पढ़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही क्या है, लोगों में नई भावनाओं या जागरूकता का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे राजनीति, आओ बच्चों मैं आपको तुमको राजनीति और समाज के बारे में थोड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ, कैसा था वो। एक समय में क्या होता था, एक लड़का होता था, उसके पिताजी जो क्या थे, बहुत बड़े राजनीति थे, राजनीति शास्त्र राजनीति में जुटे हुए थे वो जो थे। बेटा ने कहा पापा मुझे भी राजनीति दिला दो ना, मैं भी गद्दी में आऊँगा राजनीति में। तो पिताजी ने कहा बेटा कभी पर भी किसी व्यक्ति पर राजनीति में विश्वास मत करना, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे बेटा, मत करो। बेटा नहीं माना, कहा पापा मैं कर लूँगा। तो कहें ठीक है आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ राजनीति कैसे किया जाता है बच्चों। और पिता ने कहा जा बेटा छत पर चढ़ जा तुरंत। ठीक है, बेटा छत पर दौड़ता हुआ राजनीति सीखने के लिए बच्चों चढ़ गया। और जैसे पिताजी ने कहा बेटा ऐसे कर, तू नीचे क्या उतरेगा जीने से, तो इधर से कूद जा, मैं पकड़ लूँगा। चलते चलते कहीं देर हो रही है राजनीति के लिए। बेटा ना आओ ना ताओ, उसने सोचा पिताजी हमारे बाप है भाई, बाप जी हमारे हमको पकड़ लेंगे। अब बेटा फट से ऊपर से कूद गया और उसका हाथ पैर गोड़िया टूट गया। भाई साहब गोड़िया, गोड़िया जानते हो ना, बिहारी भाषा में जो पौली होती है ना, इसका टेढ़ुआ गया भाई, समझ गए। तो बेटे ने, बाप ने कहा बेटा ये होती है असली राजनीति बेटा, इसीलिए कह रहा था तू नहीं कर पाएगा,
तो समझ गया ना बेटा, राजनीति और समाजशास्त्र बेटा ये हमारे व्यवहारों का क्या है? पता लगा देती है कि हमारे बीच उनका जो व्यवहार है कैसा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं समाज। समाज क्या होता है? समाज शास्त्रीय अर्थ में समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। व्यवस्था क्या होती है बच्चों? जो हमारे समाज में सुविधाएं जो उपलब्ध होती हैं, व्यवस्था पर वो व्यवस्था कहलाती है बच्चों। जो लोग होते हैं वो नहीं होते हैं, जो व्यवस्थाएं जैसी स्थित होती उसे हम समाज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों समाज की परिभाषा हम पीछे बता भी चुके हैं, एक परिभाषा और दे रहे हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेता। समाज की परिभाषा लिखिए कई बार वह पेज के अनुसार। समाज चलनों तथा कार्यप्रणालियों, अनेक समूहों एवं बच्चों श्रेणियों की अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता। ये छोड़ो बेटा, मैंने बता दिया उधर पीछे, ठीक है, इसको छोड़िए। आइए समझते हैं एक समाज किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रीडमैन ने एक समाज की प्रकृति स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार होता है तथा जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी रहता है। एक समाज किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं। फ्रीडम ने समाज की स्पष्ट करते हुए कहा कि एक विस्तृत अर्थों में वह संगठन, एक समाज जो होता है एक क्या होता है? संगठन होता है। जैसे हमारे समाज में क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हर एक धर्म का क्या होता है हमने एक बच्चों संगठन होता है। ठीक है, जिसका कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र स्वतंत्र अधिकार होता है, वो अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, पर दूसरे के क्षेत्र में उनको ये सब करना क्या है, मुलाजिम नहीं होता, रोक टोक होती है उन पर। ठीक है, कुछ दूसरे टर्नों पर हल्का फुल्का संगठन दूसरे पर भी होता है, जैसे अपना व्यवहार अपने मौजे में रहता हो तो रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, समुदाय किसे कहते हैं? जब किसी समूह के सदस्य अपने समूह से किसी विशेष हित की पूर्ति के कारण संबंधित नहीं होते हैं बल्कि उसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तब ऐसे छोटे या बड़े समूह को समुदाय कहा जाता है। समुदाय मतलब समुदाय एक लोगों का वह समूह होता है बच्चों जिसमें सब एक समान आपस में मिलजुल कर सभी कार्यों को निपटा लेते हैं, ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है बच्चों? समुदाय कहलाता है। जैसे ये देखते हैं उसमें समुदाय के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे बच्चों गांव हो गया, नगर हो गया, जनजाति हो गई, राज्य हो गए आदि, इस श्रेणी में सब आते हैं बच्चों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, संस्था का अर्थ क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समितियों का निर्माण करता है। समिति मतलब संगठन नए नए योजनाएं बनाता है जिसमें कुछ लोगों को निर्धारित किया जाता है, रखा जाता है। समिति जिस कार्यप्रणाली, नियमों की व्यवस्था अथवा कार्यविधि द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है उस सबसे संस्था कहते हैं। लक्ष्य एक टारगेट होता है, क्या होता है इसमें? कुछ संस्थाएं चलाई जाती है, जैसे अस्पताल हो गया बच्चों, स्कूल हो गया, ये संस्थाएं इसमें टारगेट किया था हमें इतने बच्चों को पढ़ाना है, हर वर्ष कोशिश करना है कि जो अनपढ़ लोग हैं इनको क्या है बेस्ट शिक्षा दी जाए, एक टारगेट रखा जाता सरकार का। ठीक है, ये होता है बच्चों, वही संस्था कहलाती है। देखते हैं संस्था को परिभाषित कीजिए। संस्था एडरसन के अनुसार देखते हैं। ठीक है, संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है। आदर्श नियम मतलब अच्छी बातें जिनमें सिखाए जाएं, अच्छे अच्छे गुण के बारे में बताया जाए बच्चों, और लोगों को उनसे क्या हो लाभ हो, और वो कुछ समाज में क्या है तरक्की करें, यही क्या है एडरसन के अनुसार संस्था कहलाता है। मतलब संस्थाएं जिन संस्थाओं में ये सारी बातें हो, ये गुण हो, वही क्या कहलाता है संस्था। जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो, यहाँ से लोगों क्या होता है हमेशा बच्चों भला ही तो होता है। समझ गए बच्चों? समिति किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर ध्यान देना। ठीक है, समिति किसे कहते हैं? मर्ज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन समूहों के माध्यम से करता है उन्हें हम समिति कहते हैं। समझ गए बच्चों? समिति जैसे जिन चीज़ों से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, जिन स्थानों से, जैसे खेती करने के लिए हमें खाद वगैरह हो गया, ये सब हमें समिति से प्राप्त होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या एक समिति का कार्य
करती हैं, ठीक है, वही समित कहलाता है बच्चों। और बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएं प्यारे बच्चों। आइए जो जरूरी वही बता रहे हैं आपको बच्चों। प्राथमिक समूह के प्रमुख कार्य बताइए। प्यारे बच्चों लाइट चली गई थी जो है ना, अभी हमने बस जनरेटर चलवाया है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं प्राथमिक समूह के प्रमुख कार्य क्या हैं। प्राथमिक समूह के प्रमुख कार्य निम्नलिखित बच्चों। सुरक्षा संबंधी कार्य, हमारे देखो हमारे गांव में सुरक्षा संबंधी सभी कार्य होने चाहिए। जैसे सुरक्षा संबंधी मतलब जैसे कि गंदगी वगैरह हो गई, साफ सफाई, और लोगों के जो विचार हैं उनमें भी सुरक्षा होनी चाहिए, जिससे कि लोग क्या हैं, दिन हो या रात हो, कभी भी अपने काम के लिए निकल सकें, ठीक है। महिलाओं के निकलने के लिए उनमें डर ना हो, ये सब क्या है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। भावात्मक आधार, उनमें क्या हो, भावनाएं हों, ठीक है। आइए ये दो बहुत हो गए, इंपॉर्टेंट एक ही था ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला 26 नंबर। पशु समाज की सामान्य विशेषताएं क्या है। पशु समाज होता क्या बच्चों जानते हो। पशु समाज जिस समाज में लोग पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, उन्हें पशु समाज ही कहा जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जान लगा देना इस वाले को लिखने के लिए, याद कर लेना बच्चों। जिस समाज में क्या है, लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो, उस समाज को क्या कहते हैं, पशु समाज ही कहा जाता है। इनकी विशेषताएं बता देते हैं बच्चों आपको हम। देखिए पशु समाज अत्यंत सरल और सीमित होते हैं, मतलब इनका कोई विशेष समाज नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, बहुत सरल होते हैं, आसान होते हैं, इनका कोई विशेष महत्व जीवन में नहीं होता है। पशु समाज नंबर 2, पशु समाज संस्कृत विहीन होते हैं। संस्कृत विहीन मतलब इनको किसी भी संस्कृत कला वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं है बच्चों, इनको कोई शिक्षित वर्ग ये नहीं होता, इसलिए इनको पशु समाज ही कहा जाता है। पशुओं में श्रम विभाजन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, मतलब इसमें क्या है, इनसे ठीक तो क्या होते हैं, पशु होते हैं, इन लोगों से ठीक तो क्या होते हैं, पशु होते हैं, जिनको क्या वो मेहनत मजदूरी, बैल भी क्या करता है, मेहनत करता है और चारा खाता है। लेकिन ये जो होते हैं अनपढ़ लोग, ये एकदम अनपढ़ ही बेकार होते हैं, निकम्मे होते हैं। एक शब्द सुना होगा प्यारे बच्चों ने, निठल्ला। निठल्ला शब्द, निठल्ला शब्द जानते हो, मतलब बेकार आदमी, बेकार, दुनिया का सबसे गिरा हुआ निर्लज इंसान, उसे निठल्ला बोलते हैं बच्चों, समझिए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बता रहे हैं हम छोड़ के, ठीक है बच्चों। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है। संयुक्त परिवार क्या होता है जानते हो, जिस परिवार में सभी लोग क्या है, चाचा दादा मामा मामी नानी सभी लोग क्या हैं, एक साथ रहे हैं, मतलब अपने परिवार के, ठीक है बच्चों, नहीं नाना नानी के यहाँ हट जाओ, मतलब अपना जो परिवार होता है, चाचा हो गए, दादा हो गए, बाबा हो गए, आजी हो गई, ठीक है, ये सब मिलकर देखिए। आइए इनमें समझते हैं। सामान्य निवास, ये सब क्या है, एक साथ रहते हैं, मतलब सामान्य निवास। सामान्य रसोई घर, इनमें इनके घर में क्या होता है, एक ही घर चूल्हा होता है, उसी में सब लोग खाना खाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। समान संपत्ति, उस संपत्ति पर सबका अधिकार होता है बच्चों, बस समझ गए ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों बस। आइए देखते हैं, नातेदारी को परिभाषित कीजिए बच्चों। नातेदारी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मजूमदार, मजूमदार और मदान के अनुसार समस्त समाजों में मनुष्य विभिन्न व्यक्ति समूहों में विभिन्न संबंधों में बंधे रहते हैं। इस संबंधों को सबसे अधिक सार्वभौमिक आधार संबंध वह जो संतानोत्पत्ति पर निर्भर करता है, संतान उत्पन्न करने की इच्छा नरसिंह है, यही नातेदारी कहलाती है। नातेदारी का विशेष उपलब्धि है बच्चों कि इसमें क्या होता है, सभी एक दूसरे के संबंध से बने होते हैं, ठीक है, और इससे हमारे व्यापार में भी सहायता मिलती है, और इससे हमारा जो परिवार होता है वो भी बढ़ता है बच्चों, ठीक है। इसलिए नातेदारी के संबंध जो है बच्चे वो बनाए जाते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है, नातेदारी संबंध इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। आइए बच्चों आइए देखते आगे, इंपॉर्टेंट विवाह की परिभाषा दीजिए बोगाडर्स के अनुसार। बोगाडर्स देखिए नाम इनका क्या है, बहुत ही जहरीला, बोगाडर्स। देखिए इस कथन, यह कथन है इनका, विवाह स्त्री एवं पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। बोगाडर्स ने क्या क्या, विवाह की परिभाषा, स्त्री और पुरुष इन दोनों ये क्या होते हैं, गाड़ी के एक एक पहिया अलग अलग होते हैं, कहने का बच्चों ये इनका जो एक एक पहिया क्या होता है, अलग होता है। जब इनको देखा जाता है एक पहिया साहब बंगिया रहा है, इनका बगली को जा रहा है, तो घर वाले कहते हैं चल इसको दूसरे पहिए में बांध देते हैं तो डगमगाएगा नहीं बच्चों, समझ गए ना। तो इसलिए क्या करते हैं, विवाह है, ये विवाह की परिभाषा हो गई बच्चों, समझ गए ना। गिलिन के अनुसार देखते हैं, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार बच्चों, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना
की स्वीकृत विधि है। आप लोग यही करिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी, ये वाला छोड़ दीजिए। एक विवाह किसे कहते हैं? एक विवाह विवाह के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें एक समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आगे समझ। इसके साथ वास्तविक अर्थ में एक विवाह का वास्तविक स्वरूप तो यह पति और पत्नी में से यदि एक की मृत्यु भी हो जाए तो दूसरा विवाह ना करे। समझिए बच्चे, नहीं समझ में? एक विवाह जैसे हम लोग यहाँ संस्कृत में होता है, पहले भी था, अब थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ एक बार किसी स्त्री और महिला का, वो स्त्री और पुरुष का विवाह हो गया है, उसका विवाह दोबारा नहीं होगा। अगर मान लो उसकी पत्नी जो इस बार ख़त्म हो गई बच्चों, तो क्या है, वो दोबारा विवाह नहीं कर सकता, ठीक है ना। नहीं तो पहले पुरातन व्यवस्था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब लोग जागरूक हो गए। ये तो पुरानी परंपरा थी, रूढ़वादी विशेषताएं थी जो लोग उसी को निभाते चले आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है बच्चों। अगर कम उम्र है तो लोग सोचते हैं क्या है, विवाह शादी करो तो अपना इनका गुजारा कैसे होगा, जीवन यापन कैसे होगा, कौन कमा कर खिलाएगा इनको, ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं बच्चों, देखते पहले बच्चों इंपॉर्टेंट अनुलोम विवाह का क्या आशय है? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। क्या करता था? बस इतना ही बहुत जरूरी, आगे जरूरी नहीं बेटा। देखो इसमें क्या, अनुलोम विवाह में क्या होता था बच्चों, जो उच्च वर्ण का व्यक्ति होता था वो ठीक अपने ही वर्ण में थोड़ा नीचे वाली जात में, मतलब नीचे जात मतलब उसी में, जैसे पंडित हो आप, क्या है, तो पंडित ही कास्ट में अपने थोड़ा नीचे वाली जात में क्या करता था, वो उससे विवाह कर लेता था। मतलब अपने ही बिरादरी में क्या, थोड़ा नीची श्रेणी के स्त्री से क्या करता है, विवाह करता। ये क्या कहलाता? अनुलोम विवाह कहलाता था बच्चों। आइए देखते हैं प्रतिलोम विवाह का आशय स्पष्ट की। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के साथ होता था। ये सेम उसका उल्टा बच्चों, ठीक है। अनुलोम में उच्च वर्ण का व्यक्ति करता था, इसमें उच्च वर्ण की महिला करती, किससे? निम्न वर्ण की पुरुष के साथ अपना विवाह करती है। क्या प्रतिलोम विवाह कहलाता है बच्चों। अंतर विवाह क्या बच्चों, आइए देखते हैं। अंतर विवाह का अभिप्राय अपनी जात में विवाह करना है, अर्थात अपनी उपजाति बाहर से अपनी जात के अंदर। अंतर विवाह मतलब देखो, जैसे आप मौर्य हो, क्या हो भाई साहब, मौर्य होकर, तो आप क्या करेंगे, अंतर विवाह अपने ही जात बिरादरी में आप शादी कीजिए, या नहीं किसी आप ठाकुराइन से विवाह कर लें, किसी यादव से कर लें, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको किससे करना विवाह? मौर्य ही जात में किसी सुंदर सुशील सुकन्या लड़की से ही करना है आपको विवाह। समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत का अर्थ क्या है अथवा संस्कृति क्या है? प्राकृतिक प्रणाली के साथ समायोजन के लिए मनुष्य अनेक विधियों और उपायों का आविष्कार करता है, साथ ही अनेक प्रथाओं परंपराओं और प्रचलनों का विकास करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इस प्रकार प्राकृतिक प्रणाली के समांतर मनुष्य जिस प्रणाली का निर्माण करता है उसे संस्कृति कहते हैं। नहीं समझ में बच्चों? बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए संस्कृति होता क्या है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, जो हमारी संस्कृति, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है पहले से, वो क्या है, स्थानांतरण होना ही, दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है बच्चों? संस्कृति ये कहलाती है, संस्कृति कहलाता है, ठीक है। जैसे जो हमारे बाबा जा पिताजी कर रहे थे पहले से, जो रीति रिवाज थे, वही रीति रिवाज हमने भी सीखा है, हमारी पीढ़ी में आ गया। अब वही रीति रिवाज क्या हम अपने बच्चों की भी पीढ़ी में दिखाएंगे, वो बच्चे वही सीखेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। देखिए बच्चों, भौतिक और अभौतिक संस्कृत में अंतर कीजिए। देखिए बहुत जरूरी ये भी क्वेश्चन है। भौतिक और अभौतिक संस्कृत में निम्न भेद हैं, एक ही बताऊंगा बच्चों, उसे समझ में आ जाएगा। भौतिक संस्कृत में मनुष्य निर्मित वस्तुओं का समावेश होता है, जैसे मोटर, वायुयान, तार, टेलीफोन आदि। और अभौतिक में क्या था? संस्कृत में लोकाचार, प्रथा, परंपरा आदि आती। इसे समझा देते बच्चों, समझ में आ जाएगा। देखिए भौतिक संस्कृत क्या होती है? इस भौतिक संस्कृत में जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाए, मनुष्य द्वारा बनाई जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? भौतिक वस्तुएं, भौतिक संस्कृति, ठीक है। और अभौतिक जो प्रथाएं हैं पहले की, जो परंपरा हैं, जो रीति रिवाज हैं,
ठीक है, जो पुरानी वो क्या है, अब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है बच्चों। ठीक है, हो गया, जरूरी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, ये भी जरूरी है। बहुलवाद क्या है? बहुलवाद एक ऐसी दशा है जिसके अंतर्गत एक दूसरे से भिन्न धर्म, भाषा, जाति, संस्कृत, क्षेत्र अथवा विश्वासों आदि समूह में से किसी को अविश्वास की निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने का बराबर का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं बच्चों? देखिए, बहुलवाद क्या है? जैसे देखो, कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं अपनी भाषा को महत्व देते, क्या करते हैं, जैसे कि मान लो दो धर्म के लोग हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। ठीक है, हिंदू कह रहे हैं हमारी हिंदू धर्म को क्या है, मान्यता दी जाए, हिंदी भाषा को। मुस्लिम कहता नहीं, हमारी भाषा को मान्यता दी जाए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या विवाद छिड़ जाता है, मतलब किसी एक को ही मान्यता दी जाए। इनका कहने का मतलब ये होता है, ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या है कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, तो हम दोनों को क्या है हम क्यों ना दोनों भाषाओं को मान्यता दे दें, दोनों अपनी भाषा को बरकरार रखें, किसी से ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही कोई विवाद होगा। लेकिन लोगों की सोच क्या है कि नहीं, किसी एक को ही भी क्या है मान्यता मिले, इससे क्या होगा, बहुलवाद की भावना नहीं उत्पन्न होगी, क्या होगा, विनाश होगा, विवाद होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर क्या है सही सही समझौता हो जाए, वो क्या कहलाता है, बहुलवाद कहलाता है। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। प्यारे बच्चों, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सहयोग क्या है? प्राथमिक समूह क्या है? ठीक है, प्राथमिक सहयोग की उत्पत्ति व्यक्तित्व संतुष्टि की दृष्टि से होती है। उदाहरण के लिए, माता अपने बच्चे को प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करती है। उसका लक्ष्य केवल बच्चे की संतुष्टि ही नहीं होता, बल्कि माँ को स्वयं ऐसा करने से संतोष की प्राप्त होती है। समझ में आया? प्राथमिक समूह में क्या होता है, माता जो होती है अपने बच्चों को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करने का बेड़ा उठाती है बच्चों, समझ गए? और वो समझती है क्या है कि हमारा बच्चा भी संतुष्ट हो, और क्या है ऐसा करने से माँ बाप को भी क्या है बहुत प्यार महसूस होता है बच्चों, समझ गए ना? आइए द्वितीयक सहयोग क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है। द्वितीयक सहयोग में लोग क्या करते हैं, पढ़ देते हैं। द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दूसरे के साथ सहयोग के बिना कोई भी अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता। देखिए, मतलब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे अपने फायदे के लिए दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं अगर हम आज इसकी मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारी मदद नहीं करेगा। इसमें क्या एक स्वार्थ छिपा होता है। ये क्या द्वितीय सहयोग या समूह के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष संघर्ष का तात्पर्य उस संघर्ष है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करते हैं। इसे युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, दलबंदी आदि प्रत्यक्ष संघर्ष के ही रूप है। मतलब प्रत्यक्ष इसमें क्या होता है कि जैसे दो गुट होते हैं, क्या होते हैं, दो गुट। हर तरीका से एक गुट सोचता है क्या मुझे लाभ मिल जाए, मतलब दो समूह होते हैं, प्रत्येक समूह यही सोचता है दोनों में से कि मुझे लाभ हो। वो इस हद तक गिर जाते हैं कि इनको नुकसान भी हो जाए, मरकट जाए, लेकिन क्या हो, मेरा लाभ हो। ये क्या होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है देखते हैं, अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष का तात्पर्य उस संघर्ष है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष रूप से अपने विपक्षी के मार्ग में बाधा पैदा करता है। इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करने क्या करता है, अप्रत्यक्ष संघर्ष। मतलब ये करता है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या करता है, रुकावट बनता है, वही क्या करता है, अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक देखिए ये भी जरूरी है, समुदाय और समिति में अंतर, इसको समझ लेते हैं। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, मतलब जो समुदाय होता है इसकी सदस्यता क्या है, अनिवार्य होती है, बहुत ही जरूरी होती है बच्चों। बिना किसी मुखिया के क्या है, समुदाय जो होता है क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। जैसे प्रधान हो गया। ठीक है, समिति की सदस्यता क्या ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक मतलब अपने इच्छानुसार की जाती है। ठीक है, समुदाय का स्वतः विकास होता है। विकास मतलब कैसे होता है भाई, समुदाय जो गांव होता है क्या हमारे एक जैसे पहले छप्पर वगैरह होते हैं, क्या आप छप्पर दिख रहे हैं कहीं, नहीं, अब तो पक्के सब हो गया, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी और लोग खुद रोजगार पा गए हैं। अब तो समिति की स्थापना की जाती है। इसमें क्या समिति की एक स्थापना होती है। ठीक है, आइए देखते हैं।
इसकी प्रकृति स्थायी होती है, प्रकृति इसका जो क्या होता है स्थायी होती है, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। ये बहुत आसान है, इसका कर लेना, ठीक है बच्चों। बस 3 ही करो। आइए आपको बताते हैं एक और जरूरी जो है वो है समिति और संस्था में अंतर। समिति मनुष्यों का संगठित समूह है। समिति क्या है? मनुष्यों का एक संगठित समूह, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक संगठन का निर्माण करते हैं। संस्था, संस्था नियमों की क्या व्यवस्था है जिसमें क्या है लोगों के बारे में सोचा विचारा जाता है। समिति मूर्त होती है, मूर्त, और संस्था अमूर्त होती है। समिति की स्थापना की जाती है बच्चों, संस्था का स्वतः विकास हो जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, संस्था का पालन अनिवार्य है, ठीक है। समिति साधन है, संस्था साध्य है, ठीक है बच्चों। बस जो जरूर एक ही वाला है, समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, संस्था की प्रकृति स्थायी होती है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने मेन क्वेश्चन थे बच्चों इसमें ये करा दिए हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए बच्चों लाइक कमेंट करते रहिए, लाइक में वो कमेंट में भेज दीजिएगा बच्चों। मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा और भी अच्छे से बच्चों। पर इसे सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद अगले चैप्टर के साथ।